अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है जो थर्मोडायनामिक्स पर मुनहसिर है। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम था थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है हमारा। कितना? लेक्चर नंबर 3। ओके, लेक्चर नंबर तो ऑलरेडी चैनल पर हमारे अपलोडेड है। तो आज के इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और उसी के साथ साथ में जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम के पास में जो इंटरनल एनर्जी होती है, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, डायटोमिक गैसेस के लिए क्या होती है, और उसी के साथ साथ में हमको एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो रहेगा बच्चों इंटरनल एनर्जी। क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम उर्दू में अंदरूनी तवानाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंदरूनी तवानाई। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जी जो इंटरनली किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। जैसा कि आप तमाम को पता है कि जैसा मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में हमने पानी को लिया। ठीक है, पानी गिलास में स्टेशनरी हालत में, गिलास को हमने हालत सुकून में एक टेबल के ऊपर रख दिया। तो हम ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि वहाँ पर पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़ीरो होगी, उसी के साथ साथ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी गिलास के अंदर पानी को रखते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होती है। लेकिन हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का ऑलरेडी हमने मुताला कर चुके हैं। हमको पता है कि किसी जो मॉलिक्यूल्स जो पानी होता है वो मुख्तलिफ सालमात से मिलकर बना होता है ना। जैसे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा था, तो पानी के अंदर पानी जो है बहुत सारे सालमात से मिलकर रहता है। तो आप तमाम को पता है कि जो पानी की जो सालमात होते हैं वो अंदरूनी तौर पर, मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर अंदरूनी तौर पर क्या होते हैं? एक रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? रैंडम मोशन। सवाल ये है कि हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है। अगर एक गिलास को हमने एक टेबल पर रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पर हमको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा है कि इंटरनल तौर पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में रैंडम मोशन होता है। वो मोशन होती है बच्चों रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन। कौन सी मोशन? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन। रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन। डिसऑर्डर्ड मोशन, हाँ, रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन। जो पानी के सालमात है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, वो अंदरूनी तौर पर रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन अंजाम देते हैं। यहाँ पर मोशन वर्ड आया है, मतलब यहाँ पर मोशन करने के लिए हमको पता है कि मोशन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स जो रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन जो परफॉर्म करते हैं इंटरनल तौर पर, तो इससे एसोसिएट जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास में होती है, या रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन परफॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी लगती है जो अंदरूनी तौर पर होती है बच्चों, उसी एनर्जी को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। यानी किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स इंटरनल तौर पर रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन अंजाम देते हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को एसोसिएटेड, मतलब उससे मुंसलिक जो एनर्जी होती है, जो तवानाई होती है, उसी तवानाई को अंदरूनी तवानाई यानी कि इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसको इंटरनल एनर्जी इसलिए कहते हैं कि अंदरूनी तौर पर होती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन अंजाम देते हैं, तो उससे मुंसलिक, उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी, जो तवानाई होती है, उसी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि गिलास में पानी को लीजिए, अगर उसको टेबल पर हमने रख दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो ली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो जाती है। लेकिन जो अंदरूनी तौर पर जो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, तो रैंडम मोशन परफॉर्म करने के लिए जो उन्हें एनर्जी लगती है, उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को बच्चों कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। और हर सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम मोनो एटॉमिक गैसेस ले लें, जैसे मोनो मतलब जिसमें एक एटम हो, जैसे O2 है ना, H2, ये जो मोनो एटॉमिक गैसेस है, इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमने थर्ड चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर निकाला था। 3/2 kT होती है। ठीक है, और जो डायटोमिक होते हैं जैसे CO2 है ना, तो इनके लिए जो काइनेटिक जो इंटरनल एनर्जी जो होती है बच्चों, होती है 5/2 kT। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक जो गैसेस होती है उनके लिए कितनी होती है? 3/2 kT। और जो डायटोमिक होती है, जो डायटोमिक गैसेस होती है, उसके लिए 5/2 kT है ना। ये आपको याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 kT और डायटोमिक के लिए 5/2 kT। तो रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन के से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और हर सिस्टम की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, ये भी आपको ख्याल रखना है कि इनकी एनर्जीज क्या क्या होती है। ओके,
हाँ, अभी देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम कैसे चेंज करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो हमने बोला कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम या किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन परफॉर्म करते हैं उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब हमारे पास में सवाल ये है कि हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने से क्या मुराद है, मतलब अगर कोई सिस्टम अगर आपके पास में है तो उसके हम अंदरूनी तवानाई को कैसे तब्दील करेंगे। ठीक है, तो उसके हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय हीटिंग, ठीक है, और जो दूसरा तरीका है बाय डूइंग या डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। ये दो तरीकों से हम हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम ये देखते हैं बाय हीटिंग। तो बच्चों, बाय हीटिंग में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास में एक इस तरह का गैस का सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें ना हमने यहाँ पर एक मासलेस, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल, याद रखिए आगे काम आने वाला है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल एक यहाँ एक पिस्टन लगा के रखा है। ये क्या है बच्चों, आपके पास में एक पिस्टन है, और ये क्या आपके पास में एक सिलेंडर है, सिलेंडर। ओके, ये पिस्टन आ रही है, सिलेंडर। पिस्टन की क्या खास बात है, मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस, ये पिस्टन है, और यहाँ पर एक सिलेंडर है। इसमें ना हमने एक गैस भर ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, देखिए मान लीजिए इसका इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मान लीजिए TS जो है बच्चों वो है टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब हमने क्या किया, गैस को एक सिस्टम लिया, ओके। और TE जो है बच्चों वो है हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, दो चीज़ें लेना, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। अब देखिए दो कंडीशन इसमें याद रखिए। केस फर्स्ट में आपको हमको क्या करना है, केस फर्स्ट में अगर टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो, टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये अतराफ का इन्वायरमेंट है, यहाँ का टेम्परेचर अगर सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो एनर्जी किधर से फ्लो होगी, तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द गैस। किधर होंगी, इन्वायरमेंट से गैस में हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी। कब ट्रांसफर होगी, तो ये हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। हम इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कैसे बढ़ाएंगे, तो हमारे पास में है बाय हीटिंग। क्या लिखा हमने, बाय हीटिंग, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको हीट करना है। बच्चों इसको हीट कैसे किया जाता है, तो हीट करने के लिए यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, बर्नर। ये बर्नर क्या करता है, इसको हीट करता है। क्या करता है, इसको हीट करता है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए आपने 5000 जूल की इसको हीट दे दी, ओके। तो इसकी वजह से बर्नर क्या करता है, इसको हीट करता है। हमने लिखा ना बाय हीटिंग। बाय हीटिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ जो बर्नर लगा है, बर्नर जो इसको हीट करता है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और गैस का टेम्परेचर कम है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और गैस का टेम्परेचर कम होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसे बढ़ा, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बर्नर की मदद से हमने बढ़ाया। तो जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, यानी गैस का टेम्परेचर कम होता है, तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम इन्वायरमेंट टू गैस। एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, इन्वायरमेंट से गैस में, जिसकी वजह से गैस की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर चेंज हो गई। और हमको यही तो करना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर। चलो एक ही तरीका हुआ। दूसरा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी हमने क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया और यहाँ से जो हमारा जो बर्नर लगा था उसको हटा दिया। तो अब हम यह देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है, मतलब सिस्टम जो है वो बढ़ गई और टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट कम हो गया। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, तो एनर्जी जो है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ होगी, गैस टू इन्वायरमेंट। कहाँ होगी बच्चों, गैस टू इन्वायरमेंट। जब एनर्जी गैस टू इन्वायरमेंट ट्रांसफर होगी तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ना, गैस की इंटरनल एनर्जी बताइए क्या होंगे गैस की इंटरनल एनर्जी में, तो आंसर है गैस की इंटरनल एनर्जी बच्चों ये केस में क्या होंगे, डिक्रीज होंगी। डिक्रीज होना मतलब फिर से क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ। और हम यही चाहते थे कि गैस की हमको इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है। तो हमने पहले क्या किया, बाय हीटिंग।
बाय हीटिंग में क्या किया, सबसे पहले एक हमारे पास में सिलेंडर लिया, इसमें गैस रखी, ये गैस जो है सिस्टम है, और सिलेंडर और जो बर्नर है यहाँ पर ये हमारा इन्वायरमेंट है। यहाँ पर एक मासलेस मूवेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया। जब हमने यहाँ से बाय हीटिंग किया, बाय इसको गर्म किया, तो गर्म करने की वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा था और सिस्टम का टेम्परेचर कम था, तो एनर्जी इन्वायरमेंट से सिस्टम में गई, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, मतलब चेंज हुआ। और जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी, इन्वायरमेंट की कम थी, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो, गैस टू द इन्वायरमेंट, फिर से गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, मतलब फिर से चेंज हुआ। और हमने क्या बोला था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का तरीका हमारे पास में ये बाय हीटिंग। अभी बाय डूइंग भी है, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। अब हमको क्या करना है, मैकेनिकल वर्क करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मैकेनिकल वर्क आपको करना है यहाँ पर। ओके, तो देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये गैस का सिलेंडर है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा है जो मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस है। इसमें आपके पास में यहाँ पर एक गैस भरी है, ठीक है। यह है आपकी इनिशियल स्टेट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करना मतलब दबाना, जब हम पिस्टन को दबाएंगे तो यहाँ क्या होगा, पिस्टन को दबाने की वजह से ये जो पिस्टन है ये गैस मॉलिक्यूल पर अपना फोर्स लगाएंगे, फोर्स यानी प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब हम इस पिस्टन को दबाते हैं तो दबाने की वजह से जो पिस्टन है वो कंप्रेस करता है गैस को, यानी गैस जब कंप्रेस होती है तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है बच्चों, कंप्रेस होने की वजह से ये जो यहाँ पर जो गैस है, गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। कैसे हुआ, देखिए मैं आपको पॉइंट पढ़ के सुनाता हूँ। व्हेन पिस्टन इज पुश इनसाइड द सिलेंडर, जब हम सिलेंडर को पुश करते हैं अंदर की जानिब तो क्या होता है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, मतलब इस दौरान में क्या होता है कि पिस्टन क्या करता है, गैस पर कुछ वर्क करता है और वर्क करने की वजह से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो गई, तो कंप्रेस करने की वजह से हम ये देखेंगे। अगर हमने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने की वजह से देखिए पिस्टन में कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पिस्टन में ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा कि पिस्टन यहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये पिस्टन यहाँ आ गया कंप्रेस होकर, और कंप्रेस होकर जब पिस्टन यहाँ आया तो यहाँ पर आपके पास में गैस इस तरह से कंप्रेस हो गई। पहले वो कहाँ पर थी, यहाँ पर पिस्टन था आपका, और इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आंसर है इतना dx इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए यहाँ पहले था, हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने की वजह से किसका वर्क किस पर हुआ, पिस्टन ने किस पर अपना वर्क किया, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स थे उन पर अपना वर्क किया, इतना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ। वर्क करने की वजह से एनर्जी जो हमने इधर से एनर्जी हमारी लगाई, तो एनर्जी कहाँ गई, तो आंसर है हमारी एनर्जी इस गैस मॉलिक्यूल्स के पास में ट्रांसफर हो गई। और इस तरह से मान लीजिए अगर टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर TF जो है फाइनल जो टेम्परेचर है मान लीजिए 400 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब सिस्टम का यहाँ पर टेम्परेचर तब्दील हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हुआ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया। अब क्या होगा, जब हम पिस्टन को पकड़कर दोबारा बाहर खींचेंगे, है ना, जब हम पिस्टन को बाहर पकड़ के खींचेंगे तो होगा ये कि गैस जो है वो किस पर वर्क करेंगी, तो आंसर है गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो पिस्टन पर अपना वर्क करेंगे और पिस्टन बाहर की जानिब जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस की मॉलिक्यूल पिस्टन पर वर्क करते हैं, वर्क करने की वजह से पिस्टन बाहर जाता है, गैस का जो होता है एक्सपांशन होता है, और दोबारा आपको यही कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, पहले ऐसे होता और फिर बाद में ऐसे होता। तो यहाँ पर गैस कंप्रेस होती और यहाँ पर गैस एक्सपांड होती है, और एक्सपांड होने की वजह से भी गैस मॉलिक्यूल पिस्टन पर अपना वर्क करते हैं, जिसकी वजह से पिस्टन बाहर की जानिब आता है। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन भी वर्क होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है किसकी, गैस की। और जब कंप्रेस होता है तो दोबारा गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी इंटरनल अपनी जो एनर्जी है, ये जो अपना वर्क है वो पिस्टन पर करते हैं, दोबारा वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो हमने पहले गैस को कंप्रेस किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, फिर यानी कि हमने किसने किस पर वर्क किया, तो पिस्टन ने गैस पर वर्क किया तो गैस कंप्रेस हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। फिर हमने देखा जब हमने दोबारा उसको बाहर निकालने की कोशिश की तो गैस ने दोबारा पिस्टन पर वर्क की, तो उसकी वजह से गैस की इंटरनल एनर्जी फिर से चेंज हो गई। तो इस तरह से हम बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर? टेक अ स्नैपशॉट। एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। अब हमको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है, या एक्सप्लेन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क बाय सिस्टम, के सिस्टम की मदद से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है, आज हमको यहाँ पर डिस्कस करना है अब ये टॉपिक। ओके, तो देखिए इसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक सिलेंडर है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, ठीक है, जो मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस है। अगर आप गौर करेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ दो डायग्राम है। एक डायग्राम जो है उसमें यहाँ पर ऐसे करके बिफोर लिखा है
और यहाँ पर ऐसे दोबारा ये आफ्टर लिखा है ना, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आउट होगा, बाहर के जानिब जाएगा। और सेकंड डायग्राम में भी इसी तरह से है पूरा, ये एक पिस्टन है। अब ये जो होगा यहाँ पर इन होगा, तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये बिफोर है और ये वाली जो कंडीशन है वो आफ्टर है, ठीक है। इस तरह की हमारे टेक्स्ट बुक में हमको दो डायग्राम्स दिखती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क बाय द सिस्टम। देखो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक सिलेंडर है और ये आपके पास में मासलेस मूवेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इसमें ना गैस भरी है। तो यहाँ पर हमें कंसिडर ये करना है कि जो यहाँ पर गैस है बच्चों इस सिलेंडर में भरी हुई, ये हमारे पास में एक सिस्टम है। क्या ये सिस्टम है? और जो यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर और जो आपके पास में पिस्टन है, ये आपके पास में एक सराउंडिंग है। क्या ये सराउंडिंग? ओके तो गैस जो है यहाँ पर एक सिस्टम है और सिलेंडर और पिस्टन जो है हमारा एक वो सराउंडिंग है। ये आपको यहाँ पर कंसिडर करके चलना है, ठीक है। या सराउंडिंग भी बोल सकते हैं हम उसको, इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, समझिए क्या होता है। हमको यहाँ पर पॉजिटिव वर्क देखना है, नेगेटिव वर्क देखना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव वर्क। कि पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, समझिए। जब गैस का एक्सपांशन होता है, जब गैस का एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होना मतलब क्या होना, यानी कि जब गैस धीरे धीरे अपने वॉल्यूम को चेंज करती है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब गैस का एक्सपांशन होता है तो बच्चों ड्यूरिंग द एक्सपांशन, यानी पॉजिटिव वर्क में एक्सपांशन होता है। जब गैस का एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो इससे स्ट्राइक करते हैं, मतलब ये जो आपके पास में पिस्टन है, पिस्टन से टकराते हैं। बच्चों जब ये पिस्टन से टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, तो क्या करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, अपना प्रेशर इस पर अप्लाइड करते हैं। और हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब इससे टकराते हैं पिस्टन से, तो अपना प्रेशर इस पर लगाते हैं। प्रेशर इस पर लगाते हैं मतलब अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। आंसर किसको मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, तो आंसर है अपना मोमेंटम इस पिस्टन को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से पिस्टन, बेटा देखिए यहाँ आउट लिखा है ना, पिस्टन बाहर जाता है। कहाँ जाता है? बाहर। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स अपना फोर्स, अपना प्रेशर इस पिस्टन पर लगाते हैं, अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करते हैं, उसकी वजह से गैस का एक्सपांशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर गैस किस पर वर्क करती है, तो आंसर है गैस अपना वर्क जो है वो पिस्टन पर करती है। इस वर्क को कहा जाता है बेटा पॉजिटिव वर्क। यानी कि ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ द गैस कौन सा वर्क होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क के दौरान में मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या करते हैं, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं पिस्टन को, या अपना प्रेशर लगाते हैं पिस्टन पर, जिसकी वजह से गैस का एक्सपांशन होता है, और इसी वर्क को कहा जाता है बच्चों पॉजिटिव वर्क। इज इट क्लियर? अब देखिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये होगा कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक, किसको कंप्रेस करेंगे? गैस को। जब गैस कंप्रेस होती है, नेगेटिव वर्क, यानी कि कंप्रेस, ठीक है। जब गैस कंप्रेस होती है तो याद रखिए हमेशा, अगर गैस कंप्रेस होगी तो नेगेटिव वर्क होगा। जब गैस कंप्रेस होती है तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, पिस्टन जो है अंदर की जानिब चलता है, अंदर की जानिब आता है। देखिए यहाँ पर इन लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? इन। तो जब हम पिस्टन को अंदर दबाते हैं, या पिस्टन जब अंदर इन होता है, अंदर की जानिब कंप्रेस होता है, तो कंप्रेस होने की वजह से क्या करते हैं, यहाँ के जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये अपने, जब इससे टकराते हैं पिस्टन से, तो ये क्या करते हैं, टकराने की वजह से पिस्टन अपना फोर्स इस पर लगा देता है गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ क्या करते हैं, अपना मोमेंटम दोबारा किससे लेते हैं, तो आंसर है वो अपना मोमेंटम पिस्टन से लेते हैं, और पिस्टन से मोमेंटम लेकर अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पिस्टन जब इस गैस को कंप्रेस करता है, तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ द गैस जो वर्क होता है बच्चों, नेगेटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क में क्या हुआ, गैस ने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर किया, पिस्टन को। और नेगेटिव वर्क में क्या हुआ, दोबारा गैस मॉलिक्यूल्स ने अपना मोमेंटम किससे लिया, पिस्टन से। पहला मोमेंटम किसको ट्रांसफर किया था, बिफोर, पहले किसको ट्रांसफर किया था, पिस्टन को। बाद में दोबारा किससे ले लिया, दोबारा पिस्टन से ले लिया। तो जो देते हैं अपना मोमेंटम वो पॉजिटिव वर्क होता है, जब लेते हैं अपना मोमेंटम तो नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। इसको याद रखिए। तो पॉजिटिव वर्क के दौरान कब होगा, कंप्रेशन के दौरान, मतलब मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और मोमेंटम जो ट्रांसफर होगा किधर से किधर, गैस टू पिस्टन। और यहाँ पर भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा पिस्टन टू गैस। ये बात आपको याद रखनी है। तो समझ में आ चुका है। तो ये है पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, टेक अ स्नैपशॉट। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका, वो हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो सवाल हमारा इस तरह से है कि ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग चेंज इन
वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, मतलब बच्चों अगर किसी भी सिस्टम का अगर वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होना मतलब उसका हजम चेंज होना, तो जब भी किसी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है तो ड्यूरिंग द चेंज इन द वॉल्यूम तो फाइंड द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का जब वॉल्यूम चेंज होता है तो चेंज होने की वजह से हमको उसका वर्क डन निकालना यहाँ पर है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो वर्क डन हम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है इस तरह का, और इसमें ऐसे हमारे पास में एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में गैस भरी है, क्या भरी है, इसमें गैस भरी हुई है। ओके, चलो ये हमारे पास में एक सिस्टम है, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेंगे, जैसे ये जो गैस है ये हमारे पास में एक सिस्टम है। ठीक है, और ये जो इसका सिलेंडर है, जो पिस्टन है, जो मासलेस, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस है, ये आपके पास में क्या इसका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या बोला कि इसका हमको वॉल्यूम चेंज करना है, क्या करना है, ड्यूरिंग द चेंज इन द वॉल्यूम, जब भी गैस का वॉल्यूम यानी कि गैस का वॉल्यूम चेंज होता है तो हमको वर्क डन निकालना है। तो वॉल्यूम कब चेंज होगा, तो आंसर है जब गैस का क्या होगा, जब गैस का एक्सपांशन होगा। क्या होगा, गैस का एक्सपांशन, मतलब कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। तो जब गैस का एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं पिस्टन को, अभी हमने देखा जब ये अपना मोमेंटम पिस्टन को ट्रांसफर करते हैं, अपना प्रेशर पिस्टन पर लगाते हैं, तो उसकी वजह से पिस्टन जो होता है बच्चों ऐसा डीएक्स डिस्प्लेसमेंट से ये ऐसे पीछे आ जाता है। ठीक है, मतलब आउट हो गया, यहाँ पर पिस्टन बाहर की जानिब आ गया। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स का एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन होने की वजह से पिस्टन ऐसे अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है, मतलब उसके अंदर जो हटाव पैदा हुआ, डीएक्स हटाव पैदा हुआ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जैसे जो प्रेशर लगा, ठीक है, यहाँ से जो प्रेशर लगा, हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो क्या हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया, ये हमारे पास में आ चुका है। इज इट क्लियर? चलो, इतना तो अंदर से प्रेशर लगा। अब प्रेशर लगा, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हुई। देखिए पहले इतना वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हो तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा। अब ये जब एक्सपांशन ऑफ गैस होता है तो पॉजिटिव वर्क होता है, तो यहाँ पर जो वर्क हुआ बेटा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, मतलब पिस्टन यहाँ से यहाँ गया, बहुत बड़ा वर्क नहीं हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। तो हम जानते हैं DW इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है बच्चों वर्क का फार्मूला। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर वर्क हो रहा है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, इसलिए स्मॉल DW। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे DW इक्वल टू फोर्स, आपने कितना निकाला, फोर्स आपके पास में प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। इज इट क्लियर? ये आगे आपके पास में किसका फार्मूला, DW इक्वल टू PA इंटू dx, ये आपके पास में आ चुका है। ओके, अब देखिए हमको यहाँ पर तो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं निकालना, हमको तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास में फार्मूला आ चुका है। अब किसी भी सिस्टम का या किसी भी फिजिक्स के जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो अगर हमें पूरे सिस्टम का अगर वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PA इंटू dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW तो आपके पास में W होगा, और यहाँ पर देखिए ये है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, मतलब ये है L इंटू बी और ये आपके पास में H। ठीक है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता, तो इसको मैं लिख सकता DV, क्या लिख सकता है इसको मैं DV। DV किसके बराबर होगा, A इंटू DX। देखिए एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P को बाहर ले लो और DV जो है चेंज इन वॉल्यूम, तो इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से लेंगे, VI से लेकर VF तक। कहाँ से लेंगे, VI से लेकर VF तक। VI इज अ इनिशियल वॉल्यूम और VF इज अ फाइनल वॉल्यूम। तो आपके पास में W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू P, इंटीग्रेशन लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा VF माइनस VI। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्क डन का फार्मूला निकाल लिया है, जो किसके बराबर है, वर्क डन इक्वल टू P और VF माइनस VI, मतलब आपके पास में जो निकला वर्क डन, जो निकला प्रेशर और जो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है उसके बराबर निकला। तो ये वो वर्क डन है जो किसी भी गैस के वॉल्यूम चेंज होने के दौरान में निकाला जाता है। हमने क्या निकाला, पहले यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड हुआ, तो प्रेशर किसके बराबर, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से हमने फोर्स निकाल लिया। तो जब ये गैस का एक्सपांशन हुआ, मतलब जब इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो कुछ वर्क डन हुआ। वर्क डन जो हुआ हमने इसको लिखा DW इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। DW एज इट इज, फोर्स आपके पास में PA है, PA इंटू DX। लेकिन हमने फिर इसको अगर पूरे सिस्टम का अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन DW होता है, और PA जो होता है वो DV के बराबर होता है। तो हमने क्या लिख लिया, सॉरी A इंटू DX किसके बराबर होता है, DV के बराबर होता है। हमने यहाँ D लिख लिया क्योंकि एरिया इंटू हाइट एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। हमने यहाँ DV लिख लिया। ठीक है, P को बाहर लाया, इंटीग्रेशन ऑफ DV इनिशियल से फाइनल तक। और हम इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे पुट अप करते हैं, तो हमने बहुत सारी बार की है, तो ये हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन का क्या फार्मूला आ गया, वर्क डन बराबर P अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।